हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। तो आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल पढ़ रहे थे। आज हम 21 और आर्टिकल 22 एंड देन आर्टिकल 23 और 24 ट्राई करेंगे पढ़ने की। तो 21 आर्टिकल बहुत बड़ा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 21 की बात करते हैं। मैंने 20 तक आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। देखो, फंडामेंटल राइट अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप बना लोगे। जितनी डिटेल में आप पढ़ रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन तो वैसे भी आप बना लोगे, क्योंकि यही से भी क्वेश्चन बन जाता है खाली कि आर्टिकल जो 21 है वो किसके रिलेटेड है। बस इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 21 जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है। वो आपकी बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, या राइट टू लाइफ, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो लाइफ, राइट टू लाइफ की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 21। मतलब आपको जीने का अधिकार है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको छीन नहीं सकती। ये आपका राइट है, राइट टू लाइफ का। अब इसमें बहुत सारी बातें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ाता हूँ। पहले तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। 21A कब जोड़ा गया, ये इसको छोड़िए। अभी हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ की। तो सिंपली इतनी सी बात तो याद होनी चाहिए कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, आर्टिकल 21 में बोला गया। ठीक है, जब आपकी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इनिशियली क्या था, तो ये किसके अगेंस्ट था? ये अगेंस्ट था आपके एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट था। अब एग्जीक्यूटिव में आपको पढ़ा चुका हूं, बट इट डिड नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। तो जो कानून बनाने वाले थे उनके अगेंस्ट नहीं था और एग्जीक्यूटिव के ये अगेंस्ट था। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करती है तो उनके ऊपर आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग केस किया जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये लेजिस्लेटिव के रिलेटेड नहीं था। ठीक है, मतलब चाहे तो गवर्नमेंट इस पे अमेंडमेंट कर सकती है इस आर्टिकल में। यहाँ पे इनके अगेंस्ट नहीं था, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव। फिर 1951 में केस आया, AK गोपालन केस। AK गोपालन केस आया था 1951 में। ये बेसिकली था आपका आर्टिकल 22 के रिलेटेड था। ये आर्टिकल 22 के रिलेटेड था। ठीक है, इसमें क्या था, मतलब AK गोपालन को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके लिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। फिर अरेस्ट के अकॉर्डिंग अगला आप आर्टिकल 22 पढ़ोगे। लेकिन आपको ये यहाँ पे पेन पढ़ना है, इसको मैं हटा ही देता हूँ इसको, क्योंकि आगे भी हम इसको कोशिश करेंगे पढ़ने की। ये आप लिख लो, मेनका गांधी केस लिख लो। एक मेनका गांधी केस आया था। ठीक है, ये लिख लो आप, मेनका गांधी केस आया था। किसके अगेंस्ट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था। लिख लो आप, यूनियन ऑफ, एक मिनट, यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी जो केस था वो यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर किया गया था। इस केस में क्या था, बेसिकली जो मेनका गांधी थी वो जाना चाहती थी फॉरेन। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने नोटिस निकाल दिया कि इनको फॉरेन नहीं जाने दिया जाए। तो मेनका गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब इससे पहले पहले क्या था, मैंने अभी बोला कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एंड इन दैट केस सिर्फ ये अगेंस्ट था किसके, एग्जीक्यूटिव के, और ये लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट नहीं था। मतलब लेजिस्लेटिव चाहे तो इनको अमेंड कर सकती है, चाहे तो इसके ऊपर नए लॉ बना सकती है। बट जब मेनका गांधी केस आया 1978 के अंदर, कब आया था, 1978, एग्जैक्टली डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेनका गांधी केस इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसने केस कर दिए, फॉरेन जाना चाहती थी, इसको फॉरेन जाने से मना कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस बोल रहे हैं हम लोग, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर ने मना कर दिया। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और इस केस के बाद जो डिसीजन निकल के आया आर्टिकल 21, ये बोला गया
कि ये अगेंस्ट है एग्जीक्यूटिव के, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा, और इसके बाद ये भी बोल दिया गया ये अगेंस्ट है लेजिस्लेटिव के। तो ये लेजिस्लेटिव के भी अगेंस्ट है, आप लोग ऐसे कानून नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप बोल सकते हो कोई भी लॉ बनाना हो, एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव, अगर लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाती है तो उनके ऊपर 3 कंडीशन होनी चाहिए। वो सीधा सीधा क्या होना चाहिए, वो इम्पार्शल होना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, एंड देन वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी दुश्मनी, आप किसी को भी आप मना कर दो। तो स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल था, जो पर्सनल लिबर्टी की बात की गई थी, उसमें ये जो आर्टिकल अगेंस्ट लगता था एग्जीक्यूटिव के, लेकिन लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट नहीं था। लेकिन आफ्टर डैट जब मेनका गांधी केस आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया ये एग्जीक्यूटिव के भी अगेंस्ट है और ये किसके, आपके लेजिस्लेटिव के भी अगेंस्ट है। अब आप लोग अगर कानून बनाते हो तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कोई भी लॉ इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अब कोई भी लेजिस्लेटिव बिना इनके इन तीनों चीज़ों को बिना देखे कानून नहीं बना सकती। मतलब कि अभी क्या हो गया, इनके अगेंस्ट भी ये हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात मेरी समझ आई होगी। ठीक है, मेनका गांधी केस के बाद और भी बहुत सारी बातें बोली गई, तो मैं आपको कुछ पॉइंट भी बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। फिलहाल तो ये तो आपका सिंपली याद रखना है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद जो 21A है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बारे में अभी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें घूम के दोबारा इसके ऊपर आते हैं। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एक केस पढ़ाया, दैट इज मेनका गांधी केस। चलिए, आफ्टर मेनका गांधी केस के बाद कुछ चीज़ें ऐड की गई, ये मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। हम बात करें आफ्टर मेनका गांधी केस, इस केस के बाद क्या हुआ, आपको पता है कि राइट टू लाइफ तो पहले ही था। ठीक है, तो इसमें राइट टू लाइफ के साथ एक बात और बोली गई। तो इसमें जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दिया, देखो सबसे पहले मेनका गांधी केस के बाद ये भी बोला गया कि ह्यूमन डिग्निटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे पानी, पीने का साफ पानी प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, शेल्टर प्रोवाइड करे, मेडिकल हेल्थ एट्सेट्रा वगैरह जो भी चीज़ें बेसिक, जो लाइफ की जो बेसिक नीड है, इनको पूरा करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, राइट टू मेडिकल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि राइट टू लाइफ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिकल असिस्टेंस क्या करे, प्रोवाइड करे। तो आपने देखा कि जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 में क्या हुआ था, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हुआ था। तो ये किसकी गलती है, ये गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेस नहीं थे कि वो एट अ टाइम इतनी सप्लाई कर पाएँ। तो हम चाहे तो गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं राइट टू लाइफ को लेके सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज मिली, हमें मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला, तो हम लोग चाहे तो केस कर सकते हैं। अगर हम बोले राइट टू वर्क, तो वो स्टिल अभी फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको काम दे पाए, सबको नौकरी दे पाए। तो राइट टू वर्क तो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। देखो डीपीएसपी में जो भी चीज़ें होती हैं वो अब उसको लेके कोर्ट में केस नहीं कर सकते, आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, और मेनका गांधी केस के बाद क्या हुआ, उसमें एक बात और भी क्लियर बोली गई। ठीक है, उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 14 की बात कोई भी 19 और 21 आर्टिकल, 14 की और 19 आर्टिकल की बात 21 के साथ रिलेट नहीं करेगी। चलो इसको फिलहाल हम लोग स्किप करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो आपको याद रखना है कि मेनका गांधी केस के बाद क्या हुआ था, ये बोल दिया गया कि ये जो आर्टिकल 21 है ये अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव के तो था ही, ये अब अगेंस्ट लेजिस्लेटिव के भी होगा। अगर आप कानून बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो इसके ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो इम्पार्शियल हो, वो फेयर हो, एंड वो कैसा हो, वो इम्पार्शियल हो और फेयर हो और साथ में रीजनेबल हो।
उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आप लॉ बना सकते हो। फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि ह्यूमन डिग्निटी भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी मैंने आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ आपको। चलिए ये कुछ बातें देख लीजिए जो आपके राइट हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी आपका राइट है, पहले नहीं था, ठीक है। फिर एक दो केस आता है उसके बाद ये राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप। देखो राइट टू स्लीप के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे आप देखते हो ना कि रात को शादियों में अगर आप ज़्यादा टाइम तक गाने बजाते हो और ज़्यादा आवाज़ छोड़ के, तो ये आपका राइट है कि आप चाहे तो केस कर सकते हो उनके खिलाफ, क्योंकि आपको सोने का अधिकार है। और उसमें अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपकी और स्लीप मतलब आपकी नींद ख़राब हो रही है और आपको लग रहा है कि ये मुझे हराश हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी कोई जैसे मंदिर मस्जिद में क्या होता है कि लाउड स्पीकर कर दिया जाता है पूरा, तो आप चाहे तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी वो आप ऐसे लगा नहीं सकते, लेकिन ये अपने एरिया के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। उसके बाद राइट टू सेफ जर्नी, राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, चलो जो ये कट गया हुआ है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, तो ये कुछ बेसिक हैं जो आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं, ये आपके अपने राइट हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी केस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये मेरा इफेक्ट हो रहा है, मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है सारी। तो बेसिकली राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा आर्टिकल, अगर इसको पढ़ना हो तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही आर्टिकल पे इतना टाइम लगाएं, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको फिलहाल तो बता दी सारी, ठीक है। एक मैंने मेनका गांधी केस भी बता दी जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। इतना याद रखो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए है। ये आपका दोनों के अगेंस्ट है, आपका एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट है। जो मेनका गांधी केस आया था उसमें ये साफ साफ बोल दिया गया था। इसके बाद आपका और भी कुछ पॉइंट बोले गए जिसमें ये बोला गया कि ह्यूमन डिग्निटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमन का क्या क्या राइट है, मैंने ये सारे राइट लिख दिए यहाँ पे, ये आपके राइट हैं। राइट टू मेडिकल असिस्टेंस, ये सारे आपके राइट हैं, तो ये आपको थोड़ी सी नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए। राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, जैसे अभी देखो ये मैं बता रहा था आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन क्या है आपका 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। फ्री एजुकेशन का आपका फंडामेंटल राइट है 21A। ये कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो 2002 में, उसके बाद इसको ऐड किया गया आर्टिकल 21A में। पहले क्या था, इसको देखो चेंज करने के बाद कि पहले क्या था, पहले 45 जो आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 45 था, इसमें था ये, इसमें था ये बात बोली गई थी, ठीक है। इसके बाद इसको चेंज किया गया। पहले ये इसमें जब बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन वहाँ पे लिखा हुआ था 45 में, तो अब इसको चेंज करके क्या लिख दिया गया, इसको लिख दिया गया अप टू 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन। पहले इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी में जो भी आर्टिकल होते हैं आपको बताइए, ये आपके एनफोर्सेबल नहीं होते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया और इसको फिर चेंज, पहले खाली बोला गया था कि फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, पहले यही लाइन सेम डिट्टो आपकी आर्टिकल 45 में थी, लेकिन इसको उठा के यहाँ रख दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया, और इसको भी चेंज करके थोड़ा सा कर दिया गया अब 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसके बाद राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड कर दिया गया और 45 को भी चेंज करके ये लिख दिया गया, ठीक है। आप लिख सकते हो नाउ आर्टिकल 45 क्या बोलता है, ठीक है। 45 क्या बोलता है कि आपके पास 14 साल तक का फ्री एजुकेशन का राइट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और की गई, इसके बाद ही क्या हुआ, जो आपका 11th फंडामेंटल राइट है जो, ठीक है, 11th फंडामेंटल राइट नहीं, ड्यूटीज,
देखो आपको पता है आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी आप पढ़ोगे डीपीएस, जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे डीपीएसपी पढ़ोगे। इसमें क्या बोला गया कि पेरेंट्स से मतलब अपील की जाती है, अपील की जाती है, क्योंकि ये आपको पता है इन्फोर्सेबल तो नहीं होते। अपील टू पेरेंट्स गिव एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, मतलब खाली एक्सपेक्ट किया जाता है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दो, क्योंकि ये फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये एनफोर्सेबल नहीं है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एनफोर्सेबल में और नॉन एनफोर्सेबल में क्या फ़र्क होता है। जितने भी फंडामेंटल राइट है सारे के सारे एनफोर्सेबल हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, लड़ सकते हो। लेकिन ये जो आपके डीपीएसपी हैं, प्रियम्बल है, इनके बेस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन इन्फोर्सेबल होती हैं। इसलिए आर्टिकल 45 में था पहले राइट टू एजुकेशन, इसको उठा के 21A में जोड़ा गया, एक आर्टिकल बनाया गया 21A, जो 86 अमेंडमेंट करने के बाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा टाइम भी लिया, क्योंकि ये अमेंडमेंट भी पूछी है। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो पढ़ोगे ही, स्पेशल एक लेक्चर होगा इसमें, हमको सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ाई जाएंगी, और साथ साथ पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद इसमें आर्टिकल बना के फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। फिर 45 भी सेम हो गया, इसलिए इसको चेंज करके पहले इस लाइन को क्या बोल दिया गया कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ये 14 साल की 6 साल तक है, 14 होगा आई थिंक, 14 साल तक। और एक आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, अपील की गई खाली पेरेंट्स से, मतलब एक्सपेक्ट किया गया कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ये था आपका आर्टिकल नंबर 21, जो हमने लगभग इंपॉर्टेंट था, पढ़ लिया इसमें इंपॉर्टेंट सारी बातें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। चलिए 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देता है जब आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, मतलब किसी ने भी गलत किया, कोई इसको अरेस्ट करता है, तो आपको अरेस्ट के या आपको डिटेंशन सेंटर में रखा है, तो आपके क्या क्या राइट है। इन केस कोई किसी को अरेस्ट करता है तो आपके अरेस्ट के लिए कौन कौन से राइट है, आपको किन किन केसों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनके लिए अरेस्ट के लिए भी कौन कौन से प्रोविज़न हैं, क्यों अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता किसी को भी अरेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 22। सिंपली इतनी बात तो आपको याद रखनी है कि ये प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट के और डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस के रिगार्डिंग आपको प्रोटेक्शन देता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले तो आपके इसमें क्लॉज है 22 का, फर्स्ट क्लॉज, फिर है 22 का सेकंड क्लॉज, फिर है 22 का थर्ड क्लॉज, फिर है 22 का फोर्थ, फिर है 22 का फिफ्थ, फिर है 22 का सिक्स, और फिर है 22 का सेवन्थ क्लॉज। अगर हम पहले दो की बात करें तो ये कैसे हैं, पहले दो ये आपके कैसे हैं, ये आपके पुनिटिव है, ये आपके पुनिटिव है, पुनिटिव है। और अगर हम ये कैसा डिटेंशन है, डिटेंशन। और अगर हम बात करें ये लास्ट वाले चार की तो ये कैसे हैं, ये आपके प्रिवेंटिव है, ये आपके प्रिवेंटिव है। अब इनके मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो बीच वाला ये सेपरेट है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले जो दो है वो किसकी बात करता है, ठीक है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है पुनिटेटिव डिटेंशन की। और अगर हम लास्ट चार की बात करें ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब दोनों के मतलब क्या क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, आर्टिकल जो 22 है ये बेसिकली प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट, अरेस्ट के। जब आपको कोई भी मतलब ऑफेंस करने के बाद अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या जानने के राइट हैं। और डिटेंशन मतलब आपको अगर जेल में रखा जाता है तो उसके रिगार्डिंग ये केसेस हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो 21 और 2 की बात करें तो ये कैसे हैं, ये पनिटेटिव डिटेंशन है। और अगर हम बात करें अगले चार की, ये प्रिवेंटिव है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इनके मतलब क्या क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले वाले इसकी तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है पुनिटेटिव का मतलब है आपके पास राइट है, राइट टू नो बाय अरेस्ट, ठीक है। आप लोगों के पास राइट है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग। जो आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, ये कहता है कि आपके पास राइट है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको जानने का अधिकार है कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया, मेरे को अरेस्ट
क्यों किया गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास राइट है, राइट टू हायर लॉयर एज पर चॉइस, मतलब अपने चॉइस से लॉयर को हायर कर सकते हो। इसके बाद और क्या आता है इसमें, इसमें एक आता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो आपको बिफोर द कोर्ट आपको पेश करना पड़ता है पुलिस को। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पहली बात तो आपको जानने का अधिकार है, आप जान सकते हो कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया। उसके बाद आपके पास राइट है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉयर को हायर कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अरेस्ट किया गया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है पुलिस को। क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एक्सक्लूडिंग ईयरली पीरियड, यहाँ पे जो ट्रैवल किया हुआ पीरियड है वो ऐड नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई JNK का क्रिमिनल है, कुछ भी ऑफेंस करता है, तो उसको अरेस्ट करके लाया जा रहा है कहीं छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ पे जो आने का टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको निकाल के 24 आवर्स का टाइम होता है, क्योंकि उसको आने में अगर ट्रेन से आएगा तो 24 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 का थर्ड पॉइंट, ये क्या है, ये कहता है कि ये राइट नहीं होता, नो राइट, जो प्रोटेक्शन का राइट है किसके लिए, फॉर एनिमी कंट्री सिटीजन। अगर कोई एनिमी कंट्री का सिटीजन है तो उसके पास इसका राइट नहीं होगा, मतलब अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो इसके पास ये कोई राइट नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन के राइट नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है, ये कुछ नहीं पूछ सकता अगर वो एनिमी कंट्री का सिटीजन है। तो ये एक्सेप्शन था। पहले वाला हमने पढ़ दिया 21 और 22 क्या क्या बात करता है, ये आपके राइट है। ये कैसा होता है, ये डिटेंशन कैसा होता है, ये होता है पुनिटेटिव डिटेंशन होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपके पास राइट होते हैं, आप जान सकते हो अरेस्ट क्यों किया गया, आप अपनी मर्जी से लॉयर को हायर कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और 22 का जो थर्ड क्लास है ये बात स्पेशली करता है नो राइट फॉर एनिमी कंट्री सिटीजन, मतलब यहाँ पे इनका जो 22 है आर्टिकल है ये कोई काम का नहीं है अगर आप एनिमी कंट्री के कोई भी सिटीजन होते हो तो। ठीक है, उसके बाद अगले हमने बात की, ये कैसा है, ये प्रिवेंटिव होता है। अब प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि मतलब किसी को शक के आधार पे अरेस्ट कर लेना। पहले तो क्या था, ये बार मैं बता भी देता हूँ, ये क्या है, आफ्टर ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस करने के बाद ये एक्टिवेट होता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रिवेंटिव क्या होता है, अगर आपको अरेस्ट किया गया किसके, सिर्फ शक के आधार पे, मतलब संदेह के आधार पे किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये लास्ट के 4 वाले क्या क्या बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले लिखते हैं 22 का फोर्थ, जैसे आप बोल सकते हो अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे बोल सकते हो मिसट्रस्ट करना, या इसको बोल सकते हो ड्यूबियस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ड्यूबियसनेस। तो ये बेसिकली मतलब कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि शक के आधार पे जब गिरफ्तार किया जाता है तब कौन कौन से राइट होते हैं। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब नीचे वाले 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 23 का जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या कहता है, ये बोलता है कि अरेस्ट किया जा सकता है शक के आधार पे मैक्सिमम 3 मंथ, देन नीड परमिशन ऑफ कोर्ट, देन कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा किसी को शक के आधार पे क्या करते हो,
गिरफ्तार कर लेते हो। तो ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी भी चीज़ पे शक हुआ तो उठा लिया, लेकिन इसके ऊपर भी कानून बनते हैं कि जो बड़े बड़े केस होते हैं, जैसे मर्डर केस के आधार पे शक है, तो बड़े बड़े जैसे देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर शक है। ऐसा नहीं किसी से मार झगड़ा किया तो उसके शक में उठा लिया, तो ऐसा नहीं है। ये कोई बड़े बड़े क्रिमिनल जैसे केस बने होते हैं, जैसे UAPA कानून बना हुआ है, ठीक है, तो PSA कानून बना हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उसके बाद 24 का जो 5th पॉइंट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि राइट टू नो एंड रिप्रेजेंटेशन बिफोर बोर्ड, मतलब जानने का अधिकार है और रिप्रेजेंटेशन बोर्ड से पहले, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, राइट है इसको, ठीक है। उसके बाद 22 का जो 6th पॉइंट है, राइट टू नो का राइट नहीं है अगर इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आप नहीं जान सकते कि आपको शक के आधार पर अरेस्ट किया, लेकिन क्यों किया आपको नहीं बताया जाएगा अगर ये मैटर कैसा है, इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब मान लो कि आपके बताने से कि आपको मतलब अरेस्ट क्यों किया गया, किस शक के आधार पे किया गया, उससे हो सकता है कि पब्लिक भड़क जाए या दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इन केस में अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं बताने का पुलिस का भी राइट होता है कि आप ये चीज़ नहीं जान सकते। 26 में ये बोला गया। उसके बाद जो इसका 7th पॉइंट है, ये क्या है, ये है लेजिस्लेटिव कैन मेक लॉ, कि लेजिस्लेटिव लॉ बना सकती है। हो सकता है ये आर्टिकल आपको बोरिंग लगा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आर्टिकल 22 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने राइट पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें 2 बातें करी, मैंने बोला इसके 7 सब क्लॉजेस हैं, जैसे 7 क्लॉज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो पहले क्लॉज हैं वो कैसे हैं, वो पुनिटेटिव है, ठीक है, पुनिटेटिव है जिसको बोल सकते हो PUNITATIV डिटेंशन। और जो लास्ट वाले 4 हैं ये कैसे हैं, ये प्रिवेंटिव है। और जो बीच वाला ये क्या है, ये है जो अगर इंडिया के सिटीजन नहीं हो, कोई एनिमी कंट्री के सिटीजन हो, तो ये कोई भी आपका राइट नहीं है, आप आर्टिकल 22 को यूज़ नहीं कर सकते। पहले वाले 2 है जो ऑफेंस होने के बाद यूज़ होते हैं। ऑफेंस के बाद आपके क्या क्या राइट है, आप जानने का अधिकार है क्यों अरेस्ट किया गया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लॉयर हायर कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के आगे पेश किया जाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट के 4 है ये प्रिवेंटिव है, इसका मतलब अरेस्ट किया गया किसके, शक के आधार पे। और इसके भी राइट क्या क्या है, इसके बाद अगर ऐसा होता है तो आपके राइट क्या है, 22 का 4th बोलता है कि 3 मंथ तक मैक्सिमम अरेस्ट किया जा सकता है, और उसको भी उसके बाद कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। 25 बोलता है कि आपके पास जानने का और रिप्रेजेंटेशन का बोर्ड के सामने राइट है जाने का, जो भी बोर्ड बना है जो भी। उसके बाद जो 26 ये बोलता है कि राइट टू नो का अधिकार नहीं रहता अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो जाए। और 7 कहता है कि इसके ऊपर लेजिस्लेटिव कानून बना सकती है। तो बेसिकली ये था 22 आर्टिकल। मैं अभी तक जो पढ़ाया थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल नंबर 21, जिसमें मैंने बताया राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इसको ऐड किया गया। इसके बाद जो 45 को चेंज कर दिया, 45 में पढ़ोगे आप जब DPSP पढ़ोगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें पढ़ोगे। उसमें पहले यही लाइन थी, इसको चेंज करा, फिर बोला कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऐड करी कि पेरेंट्स से अपील की गई कि 6 से 14 साल तक क्या होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। क्योंकि जो DPSP है ये मैंडेटरी नहीं होते, ये सिर्फ एक तरह से इसके आधार पे केस तो नहीं कर सकते आप कोर्ट में। इसके बाद मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस बताया, जिसमें मैंने बताया कि इसमें ये बोला गया कि ये आर्टिकल 21 है, ये अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव था, अब अगेंस्ट लेजिस्लेटिव भी होगा, मतलब लेजिस्लेटिव भी कानून बनाएगा, 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अब उनको भी इतना राइट नहीं है। उसके बाद ये कुछ बेसिक आपके राइट हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसके आधार पे भी आप केस कर सकते हो कोर्ट में जाके, ठीक है। फिर मैंने आर्टिकल 22 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये अरेस्ट के और डिटेंशन के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन का राइट है, और इसमें मैंने आपको बता दिया 21, 22, उसके बाद उसके बीच वाला 3 और 4, 5, 6, 7। तो आई होप कि आपको दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 की तरफ। चलिए,
चलिए गाइज, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 23 की, तो ये आपको मैंने बताया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसके अंदर आता है, 23 और 24 दो आर्टिकल आते हैं। राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ दिया, 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 23 क्या बात करता है, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये बात करता है, मतलब ये रोकता है किसको, मना करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती, किसी से ज़बरदस्ती लेबर नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, और दूसरा मतलब ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ज़बरदस्ती किसी से भीख मंगवाना, ज़बरदस्ती किसी से भीख मंगवाना, तो ये चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है, किसी को जैसे बच्चे को बेच देना, तो ये चीज़ें नहीं की जा सकती, इसमें ये साफ साफ मना किया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 23 का जो क्लॉज नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो ह्यूमन ट्रैफिक की बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़बरदस्ती क्या भीख नहीं मंगवाई जा सकती, या आपको बोल सकता है कि एक होता है बाउंडेड लेबर। ठीक है, बाउंडेड लेबर नहीं करवाई जा सकती, जैसे फ्री में काम करवाना, पैसा नहीं देना। उसके बाद फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती। देखो, फोर्स लेबर का मतलब है कि आप चाहते हो काम नहीं करना, आपसे ज़बरदस्ती काम करवाए, उसको बोलते हैं फोर्स लेबर। बाउंडेड लेबर का मतलब क्या है कि आप लोग काम तो कर रहे हो 1000 का, आपको सिर्फ 200 रुपया दिया जा रहा है, मतलब आपसे बाउंडेड लेबर करवाई जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब कि आपको ज़बरदस्ती आपसे भीख नहीं मंगवाई जा सकती, तो मतलब ज़बरदस्ती जैसे बच्चों को किसी होता है ना, बच्चों को बेच देते हैं आगे, तो ये चीज़ें होती हैं। ये आता है आपका इसमें आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो सिंपली याद रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिक और उसके बाद फोर्स लेबर, दोनों वर्ड याद रखने, ये आर्टिकल 23 की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 इसकी बात करता है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 23 का जो सेकंड क्लॉज है, ये क्या बात करता है, देखो ये क्या बोलता है, इसमें ये बोला गया, क्योंकि पहले ये था कि जैसे अब आप देख लो कोई डिफेंस में नौकरी कर रहा है, चाहे तो उनसे 24 घंटे की ड्यूटी ली जा सकती है। उसमें तो आप बोल रहे हो कि ये तो फोर्स लेबर हो गया, एक तरह के लेबर की तरह काम करवाया जा रहा है, तो इसमें ये बोला गया कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। तो पब्लिक पर्पस के लिए जो कंपल्सरी सर्विस है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब कंपल्सरी सर्विस ली जा सकती है आपसे, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन एक्सेट्रा। मतलब कि कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए ली जा सकती है। जैसे ऊपर क्या बोला था कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इसमें है कंपल्सरी सर्विस ली जा सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप पुलिस में हो और आपसे बोला जाता है 24 आवर्स की ड्यूटी दीजिए, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आप लोग गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट अगर इन केस मान लो कोविड का केस आ जाता है, कोरोना में, तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ सकती है। आप लोग जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक पर्पज़ के लिए है, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो और पब्लिक पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी को लगाया जा रहा है, दूसरे को नहीं लगाया जा रहा। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो गलत है, तो आप केस कर सकते हो, अदरवाइज आपसे 24 घंटे की ड्यूटी इस केस में ली जा सकती है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप लोग केस नहीं कर सकते। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, बाकी एक ही याद रखें, ये आर्टिकल नंबर 23 है, जो आर्टिकल नंबर 23 है ये किसके अगेंस्ट है,
ये अगेंस्ट किसके है, ये पर्सन के अगेंस्ट भी है, ये पर्सन के अगेंस्ट भी है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है, मतलब हमारे अगेंस्ट भी है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है। गवर्नमेंट सबसे ज़बरदस्ती ये नहीं करवा सकती, फोर्स लेबर नहीं करवा सकती, और पर्सन के अगेंस्ट कैसे हो गया कि आपसे 24 घंटे ड्यूटी ली जा सकती है। ओके गाइज, हमने आर्टिकल नंबर 23 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 बोलता है प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो सिंपली याद रखना है कि फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती, ठीक है, ये बात याद रखना, बस यही आर्टिकल 23 है। लेकिन आर्टिकल नंबर 23 का पहला क्लास तो यही बोलता है, लेकिन आर्टिकल 23 का सेकंड क्लॉज है, ये क्या बोलता है कि कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, जो कंपलसरी सर्विस आपसे ली जा सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। मैंने एग्जांपल दिया कि 24 आवर्स भी ड्यूटी ली जा सकती है, ये पॉसिबल है अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन कंडीशन क्या है, वो पब्लिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, ना कि पर्सनल के लिए। और उसमें स्पेशली ध्यान रखा जाएगा कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें भेदभाव ना हो कास्ट, सेक्स, रेस या रिलीजन को लेके। तो ये है आर्टिकल नंबर 23। 20 हो गया आपका, 21 हो गया राइट टू लाइफ वाला, 22 हो गया आपका, और 23 भी हो गया। चलिए 24 की तरफ पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है। चलिए गाइज उसकी बात कर लेते हैं। चलिए छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज। बच्चों को फैक्ट्री में रखना क्या है, गैर कानूनी है, उसके ऊपर क्या है, ये रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 24। मतलब कि 14 साल तक के बच्चों को आप लोग काम पे नहीं रख सकते, 14 साल तक के बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, ना ही किसी फैक्ट्री में काम ले सकते हो आप, ना ही किसी फैक्ट्री में लगा सकते हो, ना ही किसी माइंस में लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसे काम जिसमें जान जाने का खतरा हो, ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो कोई, उसमें नहीं लगा सकते। तो बेसिकली इसमें छोटी सी बात याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या है, ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। पहले वाले में फोर्स लेबर नहीं की जा सकती, 24 में क्या नहीं किया जा सकता, बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता। अगर आप ज़बरदस्ती किसी बच्चे को काम पे रखते हो, कोई फैक्ट्री, माइंस या कहीं भी रखते हो, तो गैर कानूनी है। हाँ, आपका पर्सनल अपना काम है, वहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है बच्चा, तो बात अलग है, अदरवाइज आप किसी को काम पे नहीं रख सकते। तो आर्टिकल नंबर 24 आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन क्लास को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा है, इसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करी। इसमें हमने आर्टिकल नंबर 21A पढ़ा, जो 86 अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। ये राइट टू एजुकेशन किसका फंडामेंटल राइट है, 21A आर्टिकल। कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर। इसके बाद यही बात 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें बोली गई थी। फिर उसको लाइन को चेंज करके क्या बोल दिया गया कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, लाइक फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, इन्फोर्सेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप केस कर सकते हो अगर ये आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं। उसी के साथ साथ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या जोड़ी गई, पेरेंट्स से अपील की गई कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दीजिए। जब स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 21 बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव था, लेकिन लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट नहीं था, कोई भी कानून कैसे भी बनाया जा सकता था। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद क्या बोला गया कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट है। लेकिन लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाता है, उसको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। चलिए इसके बाद हमने बात करी कि मेनका गांधी केस के बाद और क्या क्या बोला गया, ये आपके राइट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वगैरह सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 22, ये क्या बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। इसमें आगे 7 क्लॉज है अलग अलग, पहले 2 क्लॉज बात करता है ऑफेंस के बाद की, और आगे लास्ट वाले 4 क्लॉज बात करता है जब किसी को शक के आधार पर अरेस्ट किया जाता है, और बीच वाला 22 का 3rd क्लास बात करता है कि एनिमी कंट्री का सिटीजन होगा, उसको इसका आर्टिकल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको कोई भी राइट नहीं है।
तो पहले दो बोलता है कि आपके पास राइट है जानने का, आपके पास राइट है अपनी मर्जी से लॉयर को हायर करने का, आपके पास राइट है 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को आपको एग्जीक्यूटिव के सामने, सॉरी आपका कोर्ट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यर्निंग पीरियड ऐड नहीं होता। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। इसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 23 पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। इसमें दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। आगे हम राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे 25 से 28 तक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए हमने। इसके अंदर 24 तक आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। पहले वाला फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, उसके बाद आपसे 24 घंटे ड्यूटी ली जा सकती है, ये आर्टिकल 23 का सेकंड क्लास कहता है। लेकिन किसके आधार पे, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस या रीजन को लेके। लास्ट आर्टिकल बोलता है कि आप 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम पे नहीं रख सकते। तो ये थी आज की पूरी क्लास, जिसमें हमने 4 आर्टिकल कंप्लीट किए। एंड आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आपका जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म होगा तो इसके एमसीक्यूज आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। पहले 2 चैप्टर के हमने डाल दिए, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के और उसके बाद प्रियम्बल के दोनों चैप्टर के मैंने डाल दिए हैं, फंडामेंटल राइट के तैयार कर दिए हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम उसको डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी जितनी डेप्थ में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और आई होप कि आपको साथ साथ चीज़ें याद हो रही होंगी। जैसे ही ये आर्टिकल ये 3-4 आज के पढ़े, इससे पहले आप पीछे वाले पढ़ लो। मैं एक बार बोल भी देता हूँ, आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है, ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है दूसरे आर्टिकल से। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी की, जनरल इक्वलिटी, हर टाइप की इक्वलिटी। 14 के बाद 15 बोलता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी, 16 बोलता है एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी, 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, 18 बोलता है टाइटल, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, 19 बात करता है फ्रीडम की, 20 क्या बात करता है, 20 बात करता है आपको प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट में, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, जैसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और 21, 22, 23, 24 और आज की क्लास में हमने पढ़ दी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कर दो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे हम उतनी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे भी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।